प्रिय प्रतियोगी साथियों, हिंदी वर्णमाला सामान्य हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, आरओ की हो, एआरओ की हो, यूपीएसआई हो अथवा यूपी बीएड हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। हिंदी वर्णमाला के टॉपिक तो हम पढ़ ही चुके हैं। यदि इस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास ना करें तो कुछ बात अधूरी सी रह जाती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? तो आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अर्थात मूलतः कितने वर्ण हैं? 52 हैं, 50 हैं, 40 है या फिर 44 है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजन माने गए हैं। 11 + 33 = 44। अगर यहीं पर कुल वर्णों की संख्या पूछी गई होती तो हमारा उत्तर 52 होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली अथवा लिखी जाती हैं? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अक्षर है? तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली या उच्चारित होने वाली ध्वनियों को हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अग्रस्वर नहीं है? अग्रस्वर नहीं है आ, ई, ए और ए। जी हाँ साथियों, जिह्वा के भाग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसमें आ अग्रस्वर में नहीं रखा गया, बल्कि आ को हम मध्य स्वर में रखते हैं। ई, ए को हम लोग अग्रस्वर में रखते हैं, री को भी अग्रस्वर में ही रखते हैं और आ को मध्य स्वर में रखते हैं। शेष जितने भी बचते हैं सबको हम पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न है हमारे पास। स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण, आइए प्रश्न को फिर से देखते हैं। स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, अथवा जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, अथवा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अथवा जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। स्वर हैं, उच्चारण स्वरों की सहायता से तो होगा नहीं, ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। लघु और गुरु की बात असंगत है, नाक और मुंह से उच्चारण होता नहीं है। हमारे पास सभी विकल्पों को देखते हुए जो विकल्प बी है ये सही हो जाता है कि स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में अंक और आह क्या हैं? हिंदी में अंक और आह क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं और संयुक्ताक्षर हैं। तो हम सबको पता है कि अंक और आह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सम्मुख, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं या फिर अयोगवाह? तो इसका सही उत्तर है प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाते हैं कि शब्द कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या फिर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उन्हें हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। श है, छ है, ला है, फिर या फिर हा है। आप जानते हैं का से लेकर के मा तक जिसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं उसे ही स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारे पास जो छा है वह स्पर्श व्यंजन है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है, कंठ है, तालव्य है या फिर मूर्धन्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुनासिक। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन हैं कौन? सा सा हा, छा त्र ज्ञा, अंक, अंग या आह या रा लावा। तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन या रा ला और वा होते हैं। ये चार व्यंजनों को हम लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से या अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सा 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 और हा व्यंजन हैं क्या? उच्छिप्त हैं, ऊष्म हैं, स्पर्श हैं या फिर संयुक्त हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये ऊष्म है। थोड़ा सा गलत लिखा है, ऊष्म में बड़ा ऊ होता, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन हमारे पास है सा 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 और हा, अर्थात तीनों सा और हा हमारे पास ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? उत्क्षिप्त व्यंजन सा 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 या रा ला, छा त्रा ज्ञा या फिर ड़ा और ढ़ा। इसका सही उत्तर हम सबको पता है कि उत्क्षिप्त अथवा ताड़नजात अथवा नवविकसित या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त, ताड़नजात अथवा द्विगुण व्यंजन कौन कहलाते हैं? तो इनका सही उत्तर है ड़ा और ढ़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण निम्नलिखित में से किसके संयोग से बना है? ज्ञा किसके संयोग से बना है? पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि किसके संयोग से बना है। आप इसका सही उत्तर देखें, ये किससे बना है। इस प्रश्न के सही उत्तर में, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालें कि जा और इया से मिलकर के बना है, या जा हलंत वाला और फिर इया से मिलकर के बना है, कि जा और न्या से मिलकर के बना है, या फिर जा और धा से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे लेना चाहेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। छा त्रा ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्या कारण है कि छा त्रा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है? पहला है, ये संयुक्त व्यंजन है, बी विकल्प है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो छा त्रा ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में इसलिए नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों से मिल करके बने हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्वतंत्र वर्ण नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ अर्थात व्यंजन कौन कौन है? चा, छा, जा, झा या फिर टा ठा डा ढाड़ा या फिर का खा गा घा या फिर पा फा बा भा मा। कंठ, जी हाँ साथियों, आपको पता है कि का खा गा घा हमारे पास कंठ ध्वनि है। इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? तो सा आप जानते हैं इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे हम लोग तालव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। जो बड़ा सा है ये
कैसी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला है मूर्धन्य ध्वनि। ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? हमारे पास विकल्प है चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, या फिर ता था दा धा, या फिर पा फा बा भा। आप जानते हैं कि हमारे पास जो चा छा जा झा है ये तालव्य ध्वनि है, जो ता था दा धा है ये दंत ध्वनि है, जो पा फा बा भा मा है ये ओष्ठ ध्वनि है। तो बचा कौन सा? हमारे पास बच जाता है टा ठा डा ढा ड़ा। ये मूर्धन्य ध्वनि के नाम से जानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टा ठा डा ढा, या अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर है हमारे पास ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता था दा धा अभी पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया कि जो ता था दा धा है इसका उच्चारण स्थान दंत है, तो उसी प्रश्न में इसका भी उत्तर समाहित था कि अर्थात ता था दा धा सा का उच्चारण स्थान हमारे पास होता है दंत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ कहेंगे, तालव्य कहेंगे, या फिर कंठ कहेंगे? इसका सरल सा उत्तर है ओष्ठ। ओष्ठ के द्वारा श्वास का अवरोध हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ व्यंजन के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है यदि नीचे का होंठ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ला, बा, घा, खा। पढ़ के देखिए किस वर्ण के उच्चारण में कठिनाई हो रही है, अर्थात बिना होंठों की सहायता से कौन से वर्ण उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा बा। आप चाहें तो अपना नीचे का ओष्ठ पकड़ लें, इसके बाद ये चारों वर्ण बोलने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि बा बिना होंठों की सहायता लिए नहीं बोला जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान की तालिका में आप देखें कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, या फिर दंतोष्ठ है। तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा कि वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अगला वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? वत्सर्य प्रश्न है हमारे पास कि वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? ना है, ता है, सा है, या फिर हा है? तो वत्सर्य व्यंजन में हमारे पास ना आता है, ला आता है, रा आता है, सा आता है और जा आता है। ये 5 व्यंजन वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है आपको? जाहिर सी बात है ना मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है हमारे पास स्वर रहित रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? स्वर रहित रा ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, या तो शत्रु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्निर्माण में। ट्रिक के लिए आपको बता दें, जब रा रेफ के रूप में प्रयोग किया गया है तो जान जाए वहाँ पर पूरा रा लगा है, जबकि जब रा पदेन रा के रूप में लगा हो तो जान जाएं कि वहाँ पर रा अधूरा है, अर्थात वो स्वर रहित है। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? अल्प प्राण वर्ण कौन है? इसे देखें। अल्प प्राण आ, का, गा, या, धा, या फिर था और भा। तो देखें अल्प प्राण आपको बताया गया था कि पहला, तीसरा और 5वां वर्गीय व्यंजन में
पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें आपको अल्प प्राण वर्ण पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है का और गा, क्योंकि का, खा, गा, घा और अंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो का पहले में आ रहा है, गा तीसरे में आ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर गा हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण है, बाकी सब में कोई न कोई महाप्राण है या फिर दोनों ही महाप्राण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? धा सघोष महाप्राण दंत है। बी वाला है बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, जबकि सी है चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, और हमारे पास डी है खा कंठ है महाप्राण अघोष है। कौन सी बात गलत है? तो इसका बी, यह गलत है, क्योंकि हमारे पास बा सघोष है, ओष्ठ है, लेकिन बा महाप्राण नहीं है, बल्कि बा क्या है? अल्प प्राण है। पा फा बा तीसरी पंक्ति में आता है, इस वजह से ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। यह गलत है और इसीलिए इस प्रश्न का यह सही उत्तर है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी बात गलत है, तो बी वाले में यह बात गलत है। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, अघोष ध्वनि या फिर अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो आप जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष ध्वनियों के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है, क्योंकि ना ना दो बार है, और जब फिर से देखें ना और ना फिर ता है, तो ये जो ना ना सजातीय व्यंजन एक साथ जब प्रयोग कर लिए जाएंगे तो उसे हम युग्मक ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है कौन? कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? हमारे पास चार उत्तर हैं, का, घा, झा या फिर या। तो महाप्राण ध्वनि नहीं है, अर्थात आपसे प्रश्न पूछा कि कौन अल्प प्राण ध्वनि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा का। का हमारे पास अल्प प्राण है, अर्थात यह महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आ है, जा है, हा है या फिर सा है? अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है, आपके पास विकल्प में दिया गया है आ, जा, हा, सा। तो इसका आपको जानना चाहिए कि जितने भी स्वर हैं सभी अघोष होते हैं, सभी स्वरों को अघोष माना गया है। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि? संपृक्त ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संबल दो व्यंजन एक साथ प्रयोग किए गए हैं और दोनों ही व्यंजन अलग अलग जातियों के हैं, सा फिर माँ फिर बा। तो यहाँ पर ये जो है माँ और बा दो व्यंजन एक साथ प्रयोग किए गए हैं, दोनों अलग अलग जातियों के हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।